रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक नाम जो एम्बिशन, वेल्थ और कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा है। इंडिया के सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक, इसका रीच तेल और गैस एक्सप्लोरेशन की डेप्थ से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल की हाइट्स तक फैला है। धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस की कहानी मीटियोरिक राइज की है, जो अक्सर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और सिस्टम मैनिपुलेशन के आरोपों से घिरी रहती है। धीरूभाई अंबानी एक साधारण यार्न ट्रेडर से एम्पायर बिल्डर बने, जिन्होंने भारतीय उद्योग को रिडिफाइन किया। उनकी श्रूड बिजनेस एक्यूमेन और रिलेंटलेस ग्रोथ परस्यूट लेजेंडरी थी। हालांकि उनकी सफलता पॉलिटिकल पैट्रनेज और क्वेश्चनेबल डीलिंग्स पर आधारित होने के आरोपों से घिरी रही। यह ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की लैब्रिंथाइन हिस्ट्री और कंट्रोवर्सीज की जांच करता है। पॉलिटिकल क्रोनिज्म और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के आरोपों से लेकर मार्केट डोमिनेंस पर डिस्प्यूट्स तक, रिलायंस की कहानी एम्बिशन और एथिकल कॉन्डक्ट की ब्लर्ड लाइंस की एक कॉशनरी टेल है। हम इन कंट्रोवर्सीज का इंडियन इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट्स की इंटेग्रिटी पर इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस की लेगेसी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूशन और लिंगरिंग क्वेश्चंस दोनों के बारे में है। धीरूभाई अंबानी का प्रोमिनेंस में उदय भारत में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज के पीरियड के साथ हुआ। लाइसेंस राज, इंडस्ट्रीज पर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का एक सिस्टम अपनी पकड़ ढीली करने लगा था, जिससे अंबानी जैसे एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही थीं। हालांकि इस चेंजिंग लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए अक्सर पावर में बैठे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करने की आवश्यकता होती थी। अंबानी इसमें मास्टर साबित हुए। इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्लोज टाइज बनाए। ये रिलेशनशिप्स रिलायंस के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हुए भी क्रोनी कैपिटलिज्म और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के आरोपों को आकर्षित करते थे। आलोचकों ने आरोप लगाया कि रिलायंस को फेवरेबल पॉलिसीज, स्केर्स रिसोर्सेज तक एक्सेस और लैक्स रेगुलेटरी ओवरसाइट का लाभ मिला। ये सब इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस द्वारा फैसिलिटेटेड थे। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स में से एक विमल, रिलायंस का टेक्सटाइल ब्रांड, का केस है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए) पॉलिएस्टर फाइबर के लिए एक की रॉ मटेरियल पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए। हालांकि रिलायंस को लोअर ड्यूटी पर पीटीए इंपोर्ट करने का लाइसेंस दिया गया था, जिससे उसे अपने कंपेटिटर्स पर सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज मिला। पॉलिटिकल पैट्रनेज के इन आरोपों ने रिलायंस के शुरुआती वर्षों में एक लंबी छाया डाली, एक अनइवन प्लेइंग फील्ड की परसेप्शंस को बढ़ावा दिया और फेयर कंपटीशन के प्रिंसिपल्स को कमजोर किया। वर्ष 2014 में भारतीय कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे सिग्निफिकेंट लीगल बैटल्स में से एक देखी गई, जो दो दिग्गजों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकारी स्वामित्व वाली ओनेल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) के बीच हुई। विवाद के केंद्र में यह आरोप था कि रिलायंस ने आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के गैस फील्ड से नेचुरल गैस की साइफनिंग की थी। ओएनजीसी ने आरोप लगाया कि रिलायंस, जिसके पास एडजेसेंट ब्लॉक में ड्रिलिंग राइट्स थे, ने जानबूझकर इसके गैस रिजर्व्स में ड्रिलिंग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अरबों क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस का अनलॉफुल एक्सट्रैक्शन हुआ। दांव बहुत बड़े थे। चुराई गई गैस का अनुमान अरबों डॉलर का था। रिलायंस ने आरोपों का खंडन किया, यह दावा करते हुए कि बेसिन के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण गैस का प्रवाह एक नेचुरल फिनोमेनन था। यह मामला वर्षों तक चला, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज और एविडेंस टैंपरिंग के आरोपों में उलझा रहा। मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल को काम सौंपा गया था और अंततः ओएनजीसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। रिलायंस को अरबों डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ओएनजीसी लिटिगेशन ने भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शॉकवेव्स भेजी। नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में शामिल हाई स्टेक्स और ओनरशिप और एक्सप्लॉयटेशन राइट्स पर डिस्प्यूट्स की पोटेंशियल को उजागर किया। सेक्शन 4 गंदा पानी, आपराधिक जांच और नैतिक चिंताएं। ओएनजीसी मुकदमा एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं था जहां रिलायंस खुद को कानूनी मुसीबतों में उलझा पाया। वर्षों से कंपनी और उसके अधिकारियों को कई आपराधिक जांच और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ा है। ये मामले, जो अक्सर गोपनीयता और कानूनी जटिलताओं में डूबे रहते हैं,
ने रिलायंस की प्रतिष्ठा को और धूमिल किया है। 2005 में सीबीआई ने रिलायंस और एनआईसीएल के कई पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें एनआईसीएल को करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने की आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। मामले में शेयर की कीमतों में हेरफेर करने और ऋण और बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करने के रिलायंस के आरोप शामिल थे। 2014 में डीजीसीए ने रिलायंस के एक बिजनेस जेट को ग्राउंड किया। डीजीसीए ने पाया कि जेट एक्सपायर्ड सुरक्षा उपकरणों के साथ काम कर रहा था और पायलट के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इस घटना ने रिलायंस के सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियामक अनुपालन के प्रति उपेक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। ये मामले कई अन्य लोगों के साथ रिलायंस की कॉरपोरेट संस्कृति की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसी जगह जहां नैतिक सीमाएं धुंधली हैं और लाभ की खोज अक्सर कानूनी और नैतिक विचारों पर पूर्वता लेती है। सेक्शन 5, जियो का रथ विघटनकारी या बाजार जोड़तोड़ करने वाला। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने धीरूभाई के बड़े बेटे मुकेश अंबानी के नेतृत्व में जियो, एक दूरसंचार उद्यम लॉन्च किया जो भारतीय दूरसंचार बाजार को बाधित करने के लिए आगे बढ़ेगा। जियो का प्रवेश आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीतियों द्वारा चिह्नित किया गया था। मुफ्त वॉइस कॉल और सस्ते डेटा प्लान की पेशकश की, जिसने उद्योग को हिलाकर रख दिया, जबकि इंटरनेट एक्सेस के लिए बाधाओं को तोड़ने और मौजूदा ऑपरेटरों को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा जियो के आगमन की सराहना की गई। इसने शिकारी मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं के आरोपों को भी आकर्षित किया। आलोचकों ने आरोप लगाया कि रिलायंस जियो के संचालन को सब्सिडी देने के लिए अपने विशाल वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर रहा था, प्रतियोगियों को व्यवसाय से बाहर कर रहा था और लंबे समय में एकाधिकार का लक्ष्य रख रहा था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने जियो की मूल्य निर्धारण रणनीतियों की जांच शुरू की, लेकिन कोई गलत काम साबित करना मुश्किल पाया। हालांकि आरोप बने रहे और जियो का तेजी से उदय कई लोगों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा। जियो की कहानी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न जटिल नैतिक दुविधाओं और उचित प्रतिस्पर्धा के साथ नवाचार को संतुलित करने में नियामकों के सामने आने वाली चुनौतियों का उदाहरण देती है। जबकि जियो निस्संदेह भारत में एक डिजिटल क्रांति लाया, इसके तरीकों और उद्देश्यों पर बहस जारी है। सेक्शन 6, उत्तर के लिए हांफना, केजी बेसिन विवाद। कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस का एक समृद्ध स्रोत रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए विवाद का एक आवर्ती बिंदु रहा है। ओएनजीसी मुकदमे के अलावा रिलायंस को इस क्षेत्र में गैस की खोज से अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अनुबंधों में हेरफेर करने और खामियों का फायदा उठाने के आरोपों का सामना करना पड़ा है। 2011 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, देश के शीर्ष लेखा परीक्षा निकाय, ने केजी बेसिन गैस क्षेत्रों के सरकार के संचालन की आलोचना करते हुए एक तीखी रिपोर्ट जारी की। CAG ने सरकार पर रिलायंस का पक्ष लेने का आरोप लगाया, जिससे उसे एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति मिली, जितना कि वह हकदार था, और पूंजीगत व्यय में वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे अंततः राजकोष की कीमत पर रिलायंस को फायदा हुआ। CAG रिपोर्ट ने एक राजनीतिक आगजनी शुरू कर दी। विपक्षी दलों ने सरकार पर प्राकृतिक संसाधनों को हटाने के लिए रिलायंस के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने अपने फैसलों का बचाव करते हुए दावा किया कि वे राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में थे। केजी बेसिन विवाद ने भारत में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर किया। इसने सरकारी नीति निर्माण पर निगमों के अनुचित प्रभाव के बारे में भी चिंता जताई। सेक्शन 7, निष्कर्ष, रिलायंस की विरासत, एक परेशान बेहेमोथ। धीरूभाई और मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऊर्जा से लेकर दूरसंचार तक इसके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। हालांकि रिलायंस की यात्रा कई विवादों और आरोपों से प्रभावित रही है। इन विवादों ने रिलायंस की विरासत पर एक लंबी छाया डाली है। रिलायंस ने लगातार किसी भी गलत काम का खंडन किया है। आरोपों की संख्या और गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिलायंस की कहानी भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का एक सूक्ष्म जगत है। यह कॉरपोरेट जगत में अधिक पारदर्शिता और नैतिक आचरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है और नियामकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
जैसे जैसे रिलायंस अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा है, यह देखा जाना बाकी है कि क्या यह अपने अतीत से संबंधित चिंताओं का समाधान करेगा और विकास के लिए एक अधिक नैतिक और टिकाऊ रास्ता अपनाएगा। भारतीय पूंजीवाद का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।